अस्सलामुअलैकुम जी। आज का जो मुख्तसर हमारा लेक्चर होगा अराउंड 10 मिनट्स का होगा। इसके अंदर हम नफ्सियात की डेफिनेशन और उससे मुतालिक जो 7-8 सवाल पेपर्स में आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। हमने बारहा अर्ज़ किया कि हमारा जो सोर्स होता है क्वेश्चंस का वो पिछले 5 साल पेपर होते हैं और उनके जो आंसर्स हम निकालते हैं वो इंटरमीडिएट की और जो ग्रेजुएशन की जो सिंपल बुक्स हैं नफ्सियात की जो FA और BA में इस्तेमाल होती है उनमें उनकी हेल्प लेकर हम उनके आंसर्स को निकालते हैं। इसके लिए थोड़ा कभी कभी अप्लाइड साइकोलॉजी की किसी बुक का भी मुताले कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं इसलिए हमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना पड़ता। तो आज हम इसकी बात करते हैं। तो हम देखते हैं नफ्सियात की बेसिकली साइकोलॉजी की बेसिकली डेफिनेशन क्या है। साइको दो लफ्ज़ से मिलकर बना है। पहला लफ्ज़ है साइको और दूसरा लॉजी। साइको का मतलब है नफ्स, नफ्स का मतलब हमारी रूह, जिस्म, जान, और लॉजी का मतलब इल्म। इस लिहाज से इसका जो मतलब हुआ वो बना नफ्सियात या नफ्स से मुतल्लिक़ इल्म। नफ्सियात की जो तारीफ़ मुख्तलिफ़ अल्फाज में की जा सकती है उनमें पहली तारीफ़ है नफ्सियात के इल्म में इंसान की ज़हनी ज़िंदगी और इसके किरदार का तफसीली मुतालिया किया जाता है। यानी इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गुस्से की हालत में या खुशी की हालत में, सफ़र की हालत में या आराम की हालत में जो इंसान के किरदार और रवैये का मुतालिया किया जाता है वो नफ्सियात कहलाता है। नफ्सियात एक लिहाज से इंसानी किरदार के इल्म का नाम है और इसमें इसके किरदार के हवाले से तमाम पहलुओं और कैफियत का मुतालिया किया जाता है। अगर हम मुख्तलिफ़ माहिरीन की जो राय है वो हमने नोट्स में अपने बनाई हुई है, तो क्योंकि नोट्स बहुत रफ़ कंडीशन में होते हैं इसलिए हम इसको अपलोड नहीं करते PDF फॉर्म में, लेकिन बहरहाल हमारा काम इसमें हो जाता है। नफ्सियात की जो है अगर हम मुख्तलिफ़ मुफक्किरीन की राय में लें तो अरिस्टोटल कहता है कि अरस्तू के नज़दीक नफ्सियात अफ़आल का इल्म है। अफ़आल कहते हैं फ़ेल की जमा, फ़ेल कहते हैं काम को। इसके नज़दीक ये अफ़आल दिमाग और जिस्म दोनों के मिलने के बाद अफ़आल अदा करने के काबिल होते हैं। अफलातून भी एक बहुत मशहूर साइंसदान था। ये कहता है साइंसदान से मुराद ये होता है कि जो तमाम किस्म के नॉलेजेस में काम डील कर रहा होता है। ये हकीम भी था। अफलातून कहता है कि जी नफ्सियात को रूह का इल्म कहते हैं। वो कहते हैं कि इंसान का जिस्म फ़ानी है, ये फ़ना हो जाएगा, रूह ला फ़ानी है, ये फ़ना नहीं होती। रूह और जिस्म के अफ़आल को अलग अलग करके देखते हैं और नफ्सियात का ताल्लुक़ रूह से जोड़ते हैं। अगर मैकडोवेल की बात करें तो मैकडोवेल जो थोड़ा सा जदीद यानी नफ्सियातदान है या माहिर तिब है, वो कहता है कि नफ्सियात नाम है इंसान के किरदार और उसके रवैयों का। वो इसको किरदार और रवैये का मुस्बत अमल कहते हैं। अगर वर्ड्सवर्थ की हम बात करें तो वर्ड्सवर्थ को मशहूर ज़माना नफ्सियाती साइंसदान है। वो कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ जो कहता है कि जब किसी शख्स पर माहौल असर करता है तो उसके तहत कोई इंसान जो सरगर्मियाँ सर अंजाम देता है, इसकी इन सरगर्मियों के मुताले का नाम नफ्सियात है। डेकार्टस कहता है कि एक इंसान के जहन को सबसे ज़्यादा और आला कहता है और इसके अंदर रूह के होने को तस्लीम करता है। E.G. योरिंग जो है वो कहता है कि इंसानी फ़ितरत के मुताले का नाम जो अशिया इंसान की फ़ितरत में शामिल हो इनका मुतालिया नफ्सियात कहलाता है। हॉब्स कहता है कि हैवान सब, इंसान हो या हैवान, सब एक मशीन की तरह काम करते हैं, वो सिर्फ मैकानियत का कायल है। जबकि जो टीचर्स के ख़्याल में मुशाहदे बातिन को बुनियाद बनाकर हम इंसान के शऊरी अफ़आल का मुतालिया कर सकते हैं। वाटसन कहता है कि नफ्सियात ख़ारजी किरदार के मुताले का नाम है, जबकि वॉन्ट के मुताबिक नफ्सियात नाम है अफ़आल उनसे पैदा होने वाले शऊर अफ़आल का। अब ये बहस के एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता हुआ था, नफ्सियात का इल्म रूह का इल्म है या जिस्म का इल्म है, और क्या हम नफ्सियात के इल्म को रूह का इल्म कह सकते हैं? तो अगर हम इसकी मुख्तलिफ़ तारीफ़ों को जो हमने ऊपर डिस्कस किया उनसे ही अगर हम लें तो हम ये देखेंगे इंसान सोचता है और फिर काम करता है। आखिर वो कौन सी पोशीदा क़ुव्वत है जो जिस्म के इन अफ़आल को कंट्रोल करती है? अब जिस्म के इन अफ़आल को देखें ना, ऑटोमेटिक ही है ना। अब इन अफ़आल को कौन कंट्रोल करता है? अब सोचें हमारी आती रहती हैं, कई दफ़ा हमें लगता है कि हम नहीं सोच रहे फिर भी सोचें आ रही हैं, तो ये कौन कंट्रोल करता है? यकीनन बात ये हमारी रूह करती है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि बहुत से हमारी नफ्सियात ने इस इल्म नफ्सियात की अलग अलग तारीफ़ की है, क्योंकि ये बहुत वसी इल्म है। रूह एक ऐसी चीज़ है जो नज़र नहीं आती, इसका कोई वजूद नहीं, इसलिए इसके बारे में मुकम्मल आगाही नामुमकिन है। ये सिर्फ़ नताइज और हालात व वाक़यात को बुनियाद बनाकर रूह को तस्लीम करती है। कोई ना कोई ताकत है जो जिस्म को चला रही है और पैदाइश से मौत तक इस जिस्म के निज़ाम को कंट्रोल करती है। मौत के साथ ही इसका जिस्म से ताल्लुक़ टूट जाता है। रूह नफ्सियात का उन्वान नहीं, ये तो मज़हब के हवाले से जानने वाला मौजू है।
तो नाज़रीन, अब आपको समझ आ गया होगा कि हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके लिए पेपर में लड़के अक्सर औक़ात परेशान रहते हैं, उसका जवाब बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक क्वेश्चन और आ जाता है, नफ्सियात आदात व इतवार का इल्म है। तो नफ्सियात के बारे में जैसे कि माहिरीन ने अलग अलग राय दी और अपने दलाइल से अपनी बात साबित करने की कोशिश की। इसी तरह एक माहिर नफ्सियात जिसका नाम वाटसन है, इसने नफ्सियात के बारे में कहा कि नफ्सियात का इल्म इंसानी किरदार का इल्म है, इंसानी आदात व इतवार का इल्म है। वो नफ्सियात को और किरदार को बराबर शुमार करते हैं। अगर हम वाटसन की इस बात को लें तो हमें नज़र आ जाता है कि बुनियादी तौर पर जो नफ्सियात का इल्म है वो हमारे किरदार का इल्म है, और यकीनन किरदार को अगर हम लेंगे तो किरदार यकीनी तौर पर हमारी रूह के साथ मिलकर काम कर रहा होता है। वाटसन ने नफ्सियात को ज़ाहिर और ख़ारिज तक महदूद कर दिया, इसने इंसानी दिमाग को शुमार नहीं किया और इसको निकाल दिया। जबकि वाटसन कहता है कि इंसान के नफ्स को और इसकी अक़ल व शऊर को नफ्सियात से निकल कर फ़लसाफ़े वालों के सपुर्द कर दो और वो इसके मामलात को सुलझाएंगे। नफ्सियात को सिर्फ़ इंसान के ज़ाहिर पर इन्हिसार करना चाहिए और इसी पर बात करनी चाहिए। वाटसन के नज़रिए के दुरुस्त या गलत होने का फ़ैसला जो तहक़ीक़ काम पर लोगों ने किया, वाटसन का बातिन से इनकार गलत बात है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही होती हैं। अब अगर एक बंदा पैदाइशी तौर पर, यानी जब से बचपन से बड़ा हुआ है, उसकी तरबियत इस तरह हुई कि चोरी करना सब कुछ ठीक है, तो यकीनन उसकी आदतें जितनी मर्ज़ी अच्छी हों, खूबसूरत तरीके से बाल संवारता हो, बहुत खूबसूरत बन ठन कर रहता हो, लेकिन वो चोरी करता, तो ज़ाहिर उसका बातिन तो ख़राब है ना। या वो सोचता है कि यार मैंने इस बंदे को नुकसान पहुंचाना, तो ये तो उसकी सोच की फ़िक्र की कमज़ोरी है ना। अगर कोई अक्लमंद माहिरीन इन माहिरीन की बहस को सुनकर बात समेटना चाहे तो मालूम होगा कि नफ्सियात के इल्म में इंसान के बातिन और इसके शऊर का भी अमल दखल है और इंसान के ज़ाहरी और ख़ारजी किरदार का भी हिस्सा है। तो मेरा ख़्याल है कि इससे हमारी बात क्लियर होती है कि इन जो नफ्सियात है वो रूह और जिस्म दोनों का इल्म है। इसलिए ये नारा लगाया जाता है कि नफ्सियात या साइकाट्रिस्ट जो है वो साइकाट्रिस्ट इज़ अ डॉक्टर ऑफ साउल एंड बॉडी। तो अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक में नफ्सियात का जो मुतालिया। होम्योपैथिक में अगर आप नफ्सियात को नहीं मानते, नहीं जानते, तो ज़ाहिर है आप मरीज़ का मुकम्मल तौर पर इलाज नहीं करोगे, क्योंकि बहुत सारी दवाई ऐसी हैं कि जिनमें हम दवाई की सिलेक्शन ही उसकी ज़हनी अलामात पर करते हैं। मिसाल के तौर पर ख़ुदकुशी की जो ख्वाहिश है या ख़ुदकुशी की जो टेंडेंसी बहुत ज़्यादा वो ऑरमेट में होती है, और डर और खौफ का आंसर एकोनाइट में होता है। तो हमने देखा कि होम्योपैथिक की तो बुनियाद ही फ़िलासफ़ी के ऊपर है, या उन फ़िलासफ़ियाने अलामात के ऊपर है जो दिमाग से मुताल्लिक़ हैं। तो मेरा ख़्याल है कि अगर हम मज़ीद अलामात पर बात करेंगे तो आपको बात समझ आती जाएगी, और इसको हम रखेंगे मैट्रिया मेडिका के साथ मुंसलिक करके, और इस पर हम तफसीली बात कर लेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं होम्योपैथिक का जो स्कोप है। तो होम्योपैथिक का जो स्कोप है वो बहुत, नफ्सियात का जो स्कोप है बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि जिस तरह इंसानों की तादाद बढ़ती जाएगी, लोगों की तादाद बढ़ती जाएगी, लोगों के रवैये मज़ीद से मज़ीद पेचीदा होते जाएंगे। ये पेचीदगियाँ बढ़ते बढ़ते हमें एक ऐसी जगह पर ले जाएंगी जहाँ से वापसी नामुमकिन होती है। वहाँ पर अगर कोई हमें वापस लेकर आ सकता है तो नफ्सियात है, साइकोलॉजी है, या एक साइकाट्रिस्ट है जो हमारे मुख्तलिफ जो रवैयों के बिगाड़ हैं उनको दुरुस्त करवा सकेंगे और उन मामलात को सही करवा सकेंगे। तो नफ्सियात जिस्म के साथ जहन का भी मुतालिया करती है और इस पर बहस करती है कि इसके अफ़ाल का मुतालिया जो जहन और जिस्म के कोऑर्डिनेशन के साथ मिलकर किस तरह होता है। तो उम्मीद है नाज़रीन आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। हम थोड़ी सी अब बात कर लेते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है नफ्सियात की शाखों का। तो नफ्सियात ने क्योंकि पिछले 200 सालों में बहुत ज़्यादा तरक्की की, तो अब ये बहुत सारी जो साइंसी इल्म की जो ब्रांचें उनके साथ मिलकर काम करती हैं। तो नफ्सियात की तारीफ़ और अगर शाखों को बयान करें तो इसमें जो सबसे बुनियादी शाख आती है वो होती है थियोरेटिकल साइकोलॉजी। उसके बाद है इसमें क्या करते हैं नज़रिया नफ्सियात, यानी वो जिसमें नफ्सियात के बुनियादी असूलों पर मुतालिया किया जाता है। उसके बाद है अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी का इतलाक़ जो है साइंस की जो डाइवर्सिटी उसके ऊपर होती है, और इसकी वजह से हमने बहुत सारी नई नई शाखों पर भी काम किया। इसमें फ़र्द की तिब्बी, क़ानूनी, तालीमी, कारोबारी, समाजी जो मसाइल उनको मुतालिया किया जाता है। इसके अलावा होती है जनरल साइकोलॉजी, जिसमें हम बुनियादी साइकोलॉजी का मुतालिया कर रहे होते हैं, इसमें इंसानों का, जानवरों का। उसके अलावा जो साइकोलॉजिकल थ्योरीज़ हैं उनके ऊपर बात कर रहे होते हैं।
फिर एक आती है गैर तबई नफ्सियात। गैर तबई नफ्सियात में या एबनॉर्मल साइकोलॉजी में इंसानी जहन और उसके नफ्सियाती अमराज का मुतालिया मुशाहिदा किया जाता है। जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, हमने इसके ऊपर पहले भी लेक्चर किया था, अब दोबारा बात करते हैं। तजर्बाती नफ्सियात वो शाख है जिसमें जहनी अमल, इसके अफ़ाल और किरदार का तजर्बा गाह में मुतालिया किया जाता है। यानी कि कंट्रोल एनवायरनमेंट में जब हम जो है कंट्रोल एनवायरनमेंट में जब हम अपने ऑब्जेक्ट का मुतालिया कर रहे हों, वो पेशेंट भी हो सकता है, वो हमारे पास जो है जानवर भी हो सकता है, उसका मुतालिया हमारे पास अप्लाई यानी कि तजर्बाती या एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में आता है। समाजी नफ्सियात यानी कि सोशल साइकोलॉजी यानी कि लोगों के समाजी रवैये। चाइल्ड साइकोलॉजी यानी कि बच्चे का रवैया, बच्चे का वालिदैन के साथ कैसा रवैया, अपने साथियों के साथ कैसा रवैया, स्कूल में कैसा रवैया, वो चाइल्ड साइकोलॉजी में आता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी नफ्सियाती वो तालिब इल्म की ज़हनी हालत, इसके मुशागिल, इसकी ज़रूरियात, इसकी दिलचस्पियाँ और इसके किरदार का मुतालिया। इसके बाद आता है एनिमल साइकोलॉजी, इसमें हैवानात की नफ्सियात का मुतालिया किया जाता है। इसके अलावा आता है तिब्बी नफ्सियात यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी जो लोगों में मामलात ख़राब हो जाते हैं, उनके रवैये बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, एनोइंग हो जाते हैं, उनको डील करने के लिए जो है वो तिब्बी नफ्सियात या क्लिनिकल साइकोलॉजी है। क्रिमिनल साइकोलॉजी में हम जो मुख्तलिफ जो जराइम हैं उनको क्यों पैदा हुए और माशरे में वो किस तरह बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, उनका मुतालिम क्रिमिनल साइकोलॉजी में करते हैं। इसके कंपैरेटिव साइकोलॉजी है, इसमें इंसानों और हैवानों के नफ्सियात का तकाबल किया जाता है। इसके अलावा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, इसमें इंसान की जो जहनी नशोनुमा और जिस्मानी नशोनुमा का मुतालिया किया जाता है। यानी 10 साल का बच्चा वो 10 साल के बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं, इसका मुतालिया हमारे पास डेवलपमेंट साइकोलॉजी में। इसके अलावा एक होती है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी यानी कि उज़वियाती साइकोलॉजी। इस साइकोलॉजी में हम मुख्तलिफ़ आसाब, उनकी नशोनुमा, उनकी साख्त का मुतालिया करते हैं। इसके अलावा इस शाख में हिस्स, उज़लात, दिमाग, असाब, हरामग़ज़ और दिमाग तक के मुख्तलिफ़ हिस्सों का मुतालिया किया जाता है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।